हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हैं और भारतीय संविधान में हम के अंतर्गत हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था संविधान सभा। आज के इस लेक्चर में भी हम संविधान की जो कार्यप्रणाली है उसको हम देखेंगे कि आखिर जो है संविधान की कार्यप्रणाली कैसे हुई, कैसे बैठक हुई और उस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपने देखा होगा, कि बेसिकली जो है संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से मेंबर्स उसमें चुन के आते हैं, कहाँ से आते हैं और उनका चुनाव होता कैसे है ना। पूरी की पूरी हमने कार्यप्रणाली देखी थी संविधान सभा की, कि आखिर संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ और जो है कितने टोटल मेंबर थे और कितने मेंबर्स जो है ब्रिटिश भारत से आए, कितने मेंबर्स जो है आपके जो उस समय जो देसी रियासतें थी वहाँ से आए, है ना। ये सारी की सारी बातें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आइए हम इस बार शुरुआत करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, क्योंकि कोई भी सभा बन के तैयार हो जाती है तो उसके बाद वह कार्य करती है। उसी प्रकार संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, अब उसका कार्यप्रणाली क्या होता है। अब सीधी सी बात है, जब भी किसी भी संविधान सभा की कार्यप्रणाली प्रारंभ होती है तो उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं ना। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से डिसीजन लिए गए। तो यहाँ देखिए, पहला हम देखते हैं, पहली इसकी जो बैठक होती है संविधान सभा की वो कब होती है। तो प्रथम बैठक बेसिकली संविधान सभा की होती है 9 दिसंबर 1946 को, है ना। इसे आप ध्यान रखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कभी भी प्रश्न आए अगर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, कुछ डिसीजन लिए गए, कुछ कार्य किए गए। आइए उन्हें देखते हैं, क्योंकि ये जो कार्य किए गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखिए, क्योंकि जब मैंने आपसे बताया था कि जब संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव होना था तो उस चुनाव में मुस्लिम लीग को सबसे कम सीटें मिली थी कांग्रेस की अपेक्षा। कांग्रेस को 2 से 8 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। तो जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर ही रहे थे, अलग पाकिस्तान बनाने की, तो जब उन्हें अपनी पार्टी का जो प्रदर्शन कम दिखा तो उनकी जो मांग थी वो और प्रबल हो गई। और उसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी उसका बॉयकॉट किया, यानी कि उसका जो है कहीं ना कहीं बहिष्कार किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया पहली बैठक में ही, क्योंकि अलग पाकिस्तान की मांग कहीं ना कहीं प्रबल थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, तो उसने जो है पहली बैठक में जो है भाग नहीं लिया। तो कभी अगर प्रश्न आए कि जो है पहली बैठक में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया या नहीं लिया, तो मुस्लिम लीग ने जो है प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, है ना। लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग की। जब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, आपको बता था कि 389 मेंबर्स थे। अच्छा, एक बात और हम अभी देखेंगे, मुस्लिम लीग के साथ साथ जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रश्न आए, देसी रियासतें और मुस्लिम लीग ने क्या संविधान सभा की बैठक में भाग लिया, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अलग पाकिस्तान की मांग की और 2 से 11 सदस्यों ने भाग लिया। 389 सदस्य थे, उनमें से सिर्फ 211 सदस्य ही सभा में उपस्थित हो सके। क्यों? क्योंकि कुछ सदस्य मुस्लिम लीग के थे, वो चले गए, और उसी के साथ साथ कुछ सदस्य जो थे वो थे देसी रियासतों के, लगभग 93 सदस्य, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, तो पहली बैठक में 2 काम महत्वपूर्ण थे, 2 घटनाएं महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी घटनाएं? एक तो मुस्लिम लीग का बॉयकॉट करना और देसी रियासतों का संविधान सभा का बहिष्कार करना। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। क्योंकि कभी भी किसी भी बैठक, कोई भी बैठक होती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, बिना अध्यक्ष के कोई भी बैठक संचालित नहीं हो सकती। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि चुनाव उस समय पहली बैठक थी, तो पहली बैठक में चुनाव कराना थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष का चुनाव
1-2 दिन बाद होता है ना, तुरंत नहीं होता। लेकिन बैठक तो तुरंत होनी है और बिना किसी की अध्यक्षता करें बैठक नहीं हो सकती। तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो, यहाँ वरिष्ठता आधार बनाया गया है और फ्रांस की तर्ज पर, क्योंकि फ्रांस की तर्ज पर इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि फ्रांस में बैठक होती है तो वहाँ जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वही हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो उसी को तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है ना। यह ध्यान रखना होगा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। क्योंकि प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फ्रांस की तर्ज पर उन्हें जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्योंकि द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। पहली बैठक हो गई, पहली बैठक में हमने देखा क्या क्या कार्य हुआ। अब द्वितीय बैठक में देखते हैं। द्वितीय बैठक बेसिकली 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद हुई। द्वितीय बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। द्वितीय बैठक में बाकायदा निर्वाचन होता है। निर्वाचन के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होते हैं सर्वसम्मति से और वो जो है सभा के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अगर प्रश्न आए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रश्न ऐसे आए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, यहाँ देखिएगा। संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसके 2 उपाध्यक्ष थे ना। बेसिकली आप देखते हैं कि किसी भी सभा के एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? एक डॉक्टर HC मुखर्जी थे और एक VT कृष्णाचार्य, है ना। नाम को नोट करते जाइएगा क्योंकि प्रश्न आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है या सुमेलित करके दे दिया जाता है तो भटकाव ना हो, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होती है, तीसरी बैठक होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया जाता है और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करता होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश करते हैं, वह प्रस्ताव होता है उद्देश्य प्रस्ताव। 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि आखिर संविधान जो है या संविधान सभा जो है इसका क्या उद्देश्य है, संविधान का क्या उद्देश्य है। और यही उद्देश्य जो है आगे चलकर संविधान सभा द्वारा अपनाई गई और यही उद्देश्य जो आगे चल के संविधान सभा की उद्देश्य का बनी, है ना, प्रेम्बल बना, ठीक है। तो प्रश्न कभी आए कि जो है उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, है ना। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा कि उद्देश्य क्या था, है ना। बेसिकली नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव में बाकायदा लिखा था। अच्छा, यहाँ पर नोट कर लिया होगा, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था नेहरू जी ने बाकायदा बताया गया था कि आखिर उद्देश्य क्या है। तो उसमें कहा गया था कि ये जो संविधान सभा है ये संपूर्ण सभा होगी और जो भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जो है सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता कैसे समाज में स्थापित हुई, सारी की सारी बातें होंगी। राष्ट्र की एकता अखंडता, है ना। भारत देश जो है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, ठीक है। तो ये सारे गणराज्य होगा, ये सारी की सारी बातें जो है उद्देश्य प्रस्ताव में थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा की क्या होती है, प्रेम्बल बनता है, उद्देश्य का बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया यहाँ तक। आगे कार्यप्रणाली चलती रही, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। तो आगे क्या होता है मैं आपको बताऊं। 1947 आता है। 1947 को देश आज़ाद हो जाता है और 2 देश का जो भारत देश था दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक पाकिस्तान एक भारत। जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, कुछ देशी राष्ट्रों के मेंबर थे, वो पाकिस्तान में चले जाते हैं और कुछ रह जाते हैं भारत में।
तो यहाँ देखिए, जब देश आज़ाद हो जाता है तब सभा में क्या परिवर्तन होता है ना। 1947 के बाद 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम, एक एक को समझते चलेंगे ना, बिल्कुल एकदम आराम से धीरे धीरे एक एक को समझते चलो और नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जो संविधान सभा होती है उसमें 3 परिवर्तन होते हैं महत्वपूर्ण। क्या क्या परिवर्तन होते हैं आइए देखें। 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से होते हैं। ये जो संविधान सभा थी, क्योंकि 1947 से पहले संविधान सभा तो 1946 से काम कर रही है, लेकिन देश आज़ाद कब हुआ, 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने का मतलब क्या है कि जो पूरी की पूरी जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना, उससे पहले संपूर्ण जो संप्रभुता थी वो किसके पास थी, ब्रिटिश सरकार के पास थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है तो अब संप्रभुता संविधान सभा को दे दी गई है ना। संविधान सभा संप्रभु निकाय हो गया, ठीक है। तो पहला जो परिवर्तन था वो क्या था, जो सभा थी, सभा एक संप्रभु निकाय हो गया, संप्रभु निकाय हो गया, ठीक है। अब जो है सभा ही सब कुछ निर्णय लेगी, सभा ही देश का जो भी डिसीजन लिया जाएगा देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर, वो सभा ही लेगी। सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक निकाय बन गया। दूसरा क्या परिवर्तन होगा, जो सभा थी, सभा जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी, स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी। आपको बताया कि आज़ादी से पहले जो भी कानून पारित होता था वो कैसे होता था, ब्रिटिश संसद द्वारा होता था। ब्रिटिश संसद कोई कानून पारित करती थी, उसके बाद फिर वो जो है जो वायसराय होते थे वो अनुमति देते थे, तब कोई कानून पारित होता था, ठीक है ना। और या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कानून पारित है, और भारत की भी जो असेंबली थी वो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का ही वर्चस्व था। लेकिन फिर जो है जब देश स्वतंत्र हो गया, और क्योंकि चुनाव उस समय कराए नहीं जा सकते थे, संसद उस समय बनाई नहीं जा सकती थी, जो कि संविधान ही नहीं था, तो ये जो सभा थी यही जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी, है ना। इसे आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम संसद ये बनी, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब सभा की बैठक होती थी, देखो बॉडी एक ही है संविधान सभा, लेकिन उसका भूमिकाएं अलग अलग है ना। समझने बात को समझो जरा, भूमिकाएं अलग अलग हैं। जब वो सभा की भूमिका में होती थी, संविधान सभा की भूमिका के रूप में, तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, ठीक है। लेकिन जो संसद के रूप में ये काम करती थी एज अ विधायिका, संसद के रूप में जब ये कार्य करती थी तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे जी मावलंकर, जी मावलंकर, ठीक है। संसद के रूप में जब ये कार्य करती थी एज अ विधायिका के रूप में, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जी मावलंकर। जब सभा के रूप में काम करेगी तब इसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य वही है, जो हॉल है वो भी वही है, लेकिन भूमिका बदल जाती थी, ठीक है ना। तीसरा जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था संख्या को लेकर, है ना। यहाँ चलो देख लेते हैं संख्या को लेकर। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी संख्या कितनी थी, 389, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसकी सदस्य संख्या रह गई 299, 299, ठीक है। 299 में जो है कौन कौन से मेंबर थे, कहाँ से थे, तो 299 229 मेंबर तो हो गए आपके ब्रिटिश भारत से,
ब्रिटिश भारत से, ठीक है। और जो 70 मेंबर हैं, 70 सदस्य जो हैं वो हो गए आपके कहाँ से, देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या क्या जो है अधिनियम, कौन कौन सा जो अधिनियम है किस मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान जो सभा है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है और उसके जो है क्या क्या अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है, वो हमने देखा है ना। आइए कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें थोड़े सा और देख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा संविधान सभा की जो लेक्चर है कार्यप्रणाली वो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे संविधान के जो है स्रोत, कि संविधान में जो जो चीज़ सम्मिलित की गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, उसका स्रोत क्या था, है ना। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की समितियाँ, या आगे संविधान सभा की समितियाँ देख लेंगे। उसके बाद जो है संविधान के स्रोत देख लेंगे, संविधान की विशेषताएँ और उसके स्रोत, किस देश से कौन कौन से जो है फैक्ट या क्या क्या चीज़ें ली गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ आप देखिएगा, देखिए कुछ और फैक्ट हैं, जैसे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है ना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि कब जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो वो था 1947, 22 जुलाई 1947 को। आगे दूसरा फैक्ट हम देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, और इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, और इसी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, निर्वाचित किया गया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें जो है निर्वाचित किया गया। और ये हो गए कुछ फैक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कि संविधान सभा की कुछ समितियां, उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, जैसे कि प्रारूप समिति हो गई, उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, और जो है एक संघ समिति थी, एक जो है संविधान प्रांतीय समिति थी। इन सारी समितियों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे संविधान के जो मूल विशेषताएं, उसका क्या चरित्र है उसे देखेंगे, मूल विशेषताएं, और संविधान के, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें जो है अच्छा एक दो और फैक्ट हैं, जैसे संविधान जो है कितने दिनों में बना, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो यहाँ देखिए 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है।
2 साल 11 माह 18 दिन। और उस समय जो लागत आई थी इसकी वो लगभग 64 लाख रुपए आई थी, है ना। ₹64 लाख। काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी चर्चाओं के बाद संविधान बनाया गया। और जैसा कि मैंने संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि उस समय जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी वो सभी शामिल थीं, सिर्फ महात्मा गांधी को छोड़ करके। सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी समुदाय के, सभी क्षेत्र के, हर वर्ग का इसमें व्यक्ति था। और जब संविधान बनाया जा रहा था तो काफ़ी चर्चाएं होकर, वाद विवाद होकर के, बहसें होकर के तब कोई कानून या कोई निर्णय लिया गया था। तो संविधान जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसे बनाया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। इसके बाद हम आएंगे संविधान समितियों के बारे में। अच्छा, 2-4 फैक्ट सर और होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। 2-4 इसमें फैक्ट और देखते हैं। अभी 1 मिनट। चलो, अब 1-2 और फैक्ट होंगे भी तो हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। इसका आगे वाला जो लेक्चर होगा वो होगा संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद हम देखेंगे संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसके मूल स्रोत, कहाँ कहाँ से कौन कौन से तत्व इसमें जोड़े गए हैं। और हम ये देखेंगे कि संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं, कितनी भाग है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।